लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ अपना मकान तो नहीं है, हर बार गौरक्षा के नाम पे मुसलमान तो नहीं मरेगा। न गौरक्षकों को इतना बढ़ावा मिलता, न आर्यन की जान जाती। काउंटर एक्शन हुआ और एक बच्चे की जान चली गई। और हमारे लिए ये दुखद है कि ये सारे केस फर्जी हैं, इंक्लूडिंग जीएन साई बाबा। ये सब लोग मिलकर के जीएन साई बाबा की हत्या की। जीएन साई बाबा, उमर खालिद दूसरी तरफ ले लीजिए, तो पता चलेगा कि इस देश का सिस्टम किसके लिए काम कर रहा है। आदिवासी जो अपने कल्चर को असर्ट कर रहा है, जो कह रहा है कि हम हिंदू नहीं है, चाहे भाषा की डाइवर्सिटी हो, चाहे कल्चर की डाइवर्सिटी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार और अभी हम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में। और ठीक मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हैं, ये जीएन साई बाबा को जो 10 सालों तक उनको जेल में रखा गया था और काफ़ी लेट से उनको ज़मानत मिली। 90% वो विकलांग थे, व्हील चेयर पे थे और उनकी फिर जो है काफ़ी जो है देर से उनको ज़मानत मिली, 10 सालों के बाद, और अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई, उनको बिना जो है ज़मानत, जबकि एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उनको नहीं दिया गया। एक अपने जो है उन पे जब आरोप लगे, उसके बाद से उन्होंने लंबा समय जो है जेल में बिताया। उनकी तबीयत ख़राब थी, लगातार उन्हें डॉक्टर की डिमांड्स थी, लेकिन डॉक्टर्स भी उन्हें जो है लेट से मिले, दवाइयों की उन्हें दिक्कत हुई और बहुत सारे मुद्दे। आज उसी मुद्दे पे यहाँ पे देखिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डीयू के विद्यार्थी जो यहाँ पे जुटे हुए हैं। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डीयू के प्रोफेसर जितेंद्र मीना सर। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जीएन साई बाबा की मृत्यु हुई और पूरा जो ये घटनाक्रम है आप देखते हैं, इसको क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बहुत दुखद है और हम इसे एक तरीके से ये कहिए कि एक सरकारी हत्या है। जिस तरीके से प्रोफेसर जीएन साई बाबा के खिलाफ केस फ्रेम हुए, उसका पूरा बैकग्राउंड समझेंगे तो पता चलेगा कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान आदिवासी इलाकों में जिस तरीके से ज़मीनें छीनी जा रही थी, उनके खिलाफ जो लोग भी आवाज़ उठा रहे थे, चाहे वो आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, वो शहरों में हो, विश्वविद्यालयों हो, कहीं पर भी हो, और उनके साथ साथ जो भी लोग ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, दलितों के राइट्स की बात कर रहे थे, महिलाओं के राइट्स की बात कर रहे थे, उन सब के खिलाफ इस तरीके के षड्यंत्र फ्रेम किए गए, इंक्लूडिंग जीएन साई बाबा। और इन सब के खिलाफ एक कॉमन लिंक निकाला गया कि ये सब माओवादी सिंपैथाइजर टाइप के लोग हैं, और ये कहकर के इनके खिलाफ केस फ्रेम किए गए। और कुछ को यूपीए 1 के दौर में उठाया गया, कुछ को यूपीए की सरकार जाने के बाद एनडीए की सरकारों में उठाया गया, कुछ साथियों को भीमा कोरेगांव के नाम पर उठाया गया, प्रोफेसर आनंद तेल तोमड़े से लेकर के तमाम लोग जो हैं। ऐसे में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जैसे जैसे मुकदमों की कार्रवाई पूरी हो रही है, तो पता चल रहा है कि ये सारे केस फर्जी हैं, इंक्लूडिंग जीएन साई बाबा। जीएन साई बाबा को यूपीए 2 के दौरान उठाया गया। 2024 के मार्च तक आते आते जब उनके खिलाफ पूरी जुडिशियल कार्रवाई कंप्लीट होती है, तो पता चला कि वो निर्दोष है। लेकिन इस बीच एक 90% डिसेबल्ड व्यक्ति जो फिजिकली विकलांग है, शारीरिक तौर पर मूवमेंट भी नहीं कर सकता था, उन्हें अंडा सेल में रखा गया। और उसके बाद जो जेल में ट्रीटमेंट हुआ, उनकी बॉडी का हर एक हिस्सा लगभग डिफंक्ट हो चुका था। जब तक कि वो जेल से बाहर आते, तब तक किडनी से लेके लीवर से लेके तमाम हिस्सा, इंक्लूडिंग उनके हैंड्स जो है, क्योंकि पैर तो पहले से ही पैरालाइज थे, हाथों का जो मूवमेंट था, नर्व सिस्टम जो था, वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुका था। और ऐसे में जब वो आए और आकर के जब उन्होंने अपनी जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, और वो 6 महीने भी सरवाइव नहीं कर पाए और वो चले गए। तो ये एक तरीके से आप देखिए कि ये जो 10 साल का उन्होंने पूरा जीवन जिया, जिस तरीके से सरकार ने, या उस दौर में, अब ये खोजना बहुत ज़रूरी है कि कौन है रिस्पॉन्सिबल। वो अधिकारी जिन्होंने जीएन साई बाबा को यहीं डीयू से जो है अपहरण करके लेके गए थे, वो उन लोगों को माना जाए, सरकार को जिम्मेदार माना जाए, जुडिशियल सिस्टम को जिम्मेदार माने, किसको अकाउंटेबल बनाया जाए, किसको रिस्पॉन्सिबल माने। तो अभी तक कोई आंसर नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सब लोग मिल करके जीएन साई बाबा की हत्या की, या उनके जैसे तमाम लोगों की हत्या कर रहे हैं, चाहे स्टैन स्वामी का मामला हो, या आप पांडु नरेतो का मामला ले लीजिए, और तमाम लोग जो आज की तारीख में यूएपीए के केसेस में जेलों में बंद हैं, या और किसी केसेस में फर्जी मुकदमों में जेल में बंद है।
उन सबको ले लीजिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई राजी नहीं है। ऐसे में हम देखते हैं कि ये दरअसल हमारे पुरखों का जो सपना था, चाहे बाबा साहब का ले लीजिए, जयपाल सिंह का ले लीजिए, तमाम पुरखों के सपने को देख ली, तो उनका सपना था कि इस देश में तमाम लोग इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उनको भी हिस्सेदारी मिले, उनके भी हक और हुकूक की रक्षा हो, चाहे महिला हो, दलित, आदिवासी, कोई भी तबका हो, उन सबको उनका हक और हुकूक मिलना चाहिए। इसी बात को इसी सपने को पूरा होने को लेकर के तमाम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ स्टेट ने एक तरीके से लड़ाई छेड़ी हुई है, एक युद्ध छेड़ा हुआ है, और उस युद्ध में स्टेट अपने ही लोगों को मार रहा है। अच्छा, एक सवाल यहाँ बनता है कि गुरमीत राम रहीम जैसे को बार बार पैरोल मिलती है, कितनी बार पैरोल मिल चुकी है, लेकिन जीएन साईं बाबा जो कि आदिवासियों के लिए काम कर रहे थे, उन पे उस तरह के आरोप लगाए जाते हैं और उनको जेल में रखा जाता है, ज़मानत तक नहीं दी जाती है, जो कि एक फंडामेंटल राइट होता है किसी भी नागरिक का। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि क्या पैटर्न चल रहा है? देखिए, ये एक आयरनी है, एक बड़ा मजाक कह लीजिए या बहुत सीरियस मसला है कि एक तरफ आप देखिए उमर खालिद के केस की ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है एक तरफ जी, और लगभग उनको 1200-1300 दिनों से ज़्यादा हो गए, 4 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। दूसरी तरफ इतने दिनों में गुरमीत राम रहीम सिंह जेल से हर महीने 2 महीने में वो अपनी ज़मानत लेकर के बाहर आते हैं और फिर अपना काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, और उनका जेलर जो उन्हें छोड़ रहा है वो आकर के बीजेपी से चुनाव लड़ता है और वो विधानसभा में भी पहुंच जाते हैं जीत करके। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि जो बलात्कार के आरोपी हैं, जो हत्या के आरोपी हैं, बिल्किस बानो का मामला ले लीजिए या गौरी लंकेश का मामला ले लीजिए या कठुआ में बच्ची के साथ जो रेप हुआ उसका मामले में देख लीजिए, तो इस तरीके के आरोपियों का स्वागत हो रहा है, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। राम रहीम का ले लीजिए, आसाराम का ले लीजिए, या जीएन साईं बाबा, उमर खालिद दूसरी तरफ ले लीजिए, तो पता चलेगा कि इस देश का सिस्टम किसके लिए काम कर रहा है, और वो क्लियर कट दिखता है कि किसके पक्ष में लोग खड़े हुए हैं, सिस्टम किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। जब हम लोग सिस्टम की बात करें तो जुडिशियली उसमें इंक्लूडेड है, वो अलग नहीं है, पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार उसमें शामिल है। तो ऐसे में जो लोग अपने पुरखों को, सपने को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जेलों में मारा जा रहा है, जेलों में भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ जो सरकारों के पक्ष में बात रख रहे हैं, जो सरकारों के पक्ष के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको लगातार बेल दी जा रही है। अच्छा, अभी आपने बातचीत में कहा कि सरकार ने एक लड़ाई छेड़ रखी है ऐसे लोगों के खिलाफ जो थोड़ी भी उनकी आलोचना करते हैं सरकार की। अभी अभी जो है स्थापना के 100वें वर्ष में संघ ने प्रवेश किया और विजयादशमी के दिन नागपुर में भाषण देते हैं मोहन भागवत, और उसमें वो अरब स्प्रिंग की चर्चा करते हैं कि कुछ ऐसे ही हालात भारत में हो रहे हैं, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, सांस्कृतिक मार्क्सवाद पे हमला बोलते हैं। और हालांकि अरब स्प्रिंग जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की स्थापना के लिए थी, जो अरब कंट्री में आज से 1 दशक पहले हुई थी। कोलकाता के रेप कांड की भी चर्चा करते हैं, लेकिन वो जो एक तरह से बोलते हैं कि सरकार के प्रति जो असंतोष है उसको हवा दी जा रही है और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आप अपनी बातचीत और उनका वो भाषण आप मिलाकर देखना चाहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता उनको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई सरकार तो है नहीं, सरकार का व्यक्ति कोई कुछ कहता है तो बात समझ में आती है, लेकिन पितृ संस्था तो है ही बीजेपी की, एक वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है सरकार। हमारा ये मानना, और इस देश में हमारे पुरखों का भी यही मानना था कि इस देश में डेमोक्रेसी जो जिंदा है वो इस देश की डाइवर्सिटी पर है। इस देश में जो कल्चर है, बहुत डाइवर्स कल्चर है। एक इस देश का एक ही समाज अगर देश के अलग अलग हिस्सों में है ना, तो अलग अलग किस्म की कल्चरें जी रहा है। वो उसके खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, उसकी फूड कल्चर अलग है, बाकी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो ये जो बात कही जा रही है कि कल्चरल मार्क्सिज्म, जरूरत नहीं है मार्क्स से जोड़ने की, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। यही बहुत सारे लोग हैं, कल्चर पर बाबा साहब ने कितना कुछ कहा है, जयपाल ने कितना कुछ कहा है, फूले कितना कुछ कह करके गए हैं, तो मार्क्स तक जाने की जरूरत भी नहीं है। यही हमारे ही पुरखों की बात कर, हम इनकी भी जब बात करते हैं
मुझे नहीं लगता मार्क्सवादी पार्टियां इस देश में कितनी जगह रूल कर रही हैं। एक राज्य को छोड़ दे तो कहीं मार्क्सवादी पार्टियां है भी नहीं। लेकिन असल खतरा किससे है? वो मार्क्सवाद के नाम पर दरअसल इस देश की डाइवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश करें। वो मार्क्सवाद के नाम पर नहीं चाहते कि दलित जो अपना असर्शन कर रहा है, आदिवासी जो अपने कल्चर को असर्ट कर रहा है, जो कह रहा है कि हम हिंदू नहीं है, इस देश का दलित कह रहा है कि हम बुद्धिज्म से अपने आप को लिंक करते हैं बजाय हिंदुज्म के, तो वो जो पूरा का पूरा असर्शन है उसे कोट एंड कोट लेबल लगा करके उसको ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है। जैसे कि जो भी लोग डाइसेंट की बात करते हैं अर्बनिस्ट, उसे अर्बन नक्सल कह देते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए उसका कोई लिंक होना चाहिए, बस आपने सरकार के खिलाफ बात की तो आपके ऊपर एक लेबल लगा दिया गया। सेम वही जिन लोगों का भी डाइसेंट है, जो डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, उन सब के ऊपर ये लेबल लगा करके ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है। और ये दरअसल इस देश में जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को ख़त्म करने की कोशिश है, और इसी को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। चाहे भाषा की डाइवर्सिटी हो, चाहे कल्चर की डाइवर्सिटी हो, चाहे हिस्ट्री का मामला हो, चाहे और तमाम तरीके की डाइवर्सिटीज़ को, लैंग्वेज से लेकर के रिलीजन सेक्ट वगैरह तमाम डाइवर्सिटी, उन सब को प्रोटेक्ट करने की लड़ाई हम सब लोग लड़ रहे हैं जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अभी अभी आपने सुना होगा महाराष्ट्र से जो खबर आई थी कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई थी, उसमें लॉरेंस बिश्नोई जो कि गुजरात की एक जेल में बंद है, और उसने बाद में उस हत्या की जिम्मेवारी भी लेता है वो कि हाँ हमारे गैंग ने वो करवाई है। और जो है जेल से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक दलित युवक की लखनऊ में अभी जो है पुलिस कस्टडी में हत्या होती है। तो ये क्या चल रहा है इस देश में कि पुलिस प्रशासन किसी को कस्टडी में लेता है, उसकी मौत होती है, और जेल के अंदर एक अपराधी बैठा हुआ है और वो दूसरों लोगों की हत्या करवा रहा है और उसकी जिम्मेवारी लेता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा ये समय है? इस देश में सरकार जो है ना, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी नागरिक की सुरक्षा करना। वो चाहे जेल में बंद हो, वो दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो जेल में हो, जेल के बाहर हो। प्रशासन की सुरक्षा का विषय है वो, प्रशासन में भाई उसको फंड, उसकी लाइफ की सिक्योरिटी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं और आप यहाँ खड़े हुए हैं तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी जान को अगर कोई खतरा है तो उसको प्रोटेक्ट करें, हमारे जान की सुरक्षा करें। और अगर कहीं पर किसी के भी ऊपर हमला हो रहा है, वो XYZ कोई भी हो, तो इसका मतलब ये स्टेट का फेल्योर है। और अगर ये पता है कि फला व्यक्ति XYZ कोई भी कुछ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसके बाद भी उस एक्शन नहीं हो रहा तो स्टेट का कंप्लीट फेल्योर है। और ये माना जाना चाहिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड ये काम है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्शन माना जाना चाहिए। ये किसी को, ये हम XYZ नाम रखने की भी जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि स्टेट मशीनरी इतनी ताकतवर या इतनी कमजोर अभी नहीं हुई है इस देश में कि किसी को पता चलने के बावजूद भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रही है। इतनी कमजोर अभी इस देश में नहीं हुई है। लेकिन जानबूझ करके ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज है बेसिकली। हम इसको जिस हमने पीछे समय में देखा है कि जेल से बैठा अपराधी इंटरव्यू भी दे देता है और जेल से बैठकर वो गैंग भी चला रहा है। ये किसका फेल्योर है? ये स्टेट का फेल्योर है ना भाई। जेल किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का सब्जेक्ट है। जेल किसके अंतर्गत आता है? सरकार का मामला है। और अगर ऐसा कोई सरकार की नाक के नीचे हो रहा है तो किसका फेल्योर है? सरकार का फेल्योर है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार है। तो अकाउंटेबिलिटी अगर किसी की तय होगी तो वो सरकार की तय होगी, नहीं कि इंडिविजुअल की। तो हमें इसको इसी तरीके से देखे जाने की जरूरत है जी। सर, एक आखिरी सवाल और भी लोगों से मैंने पूछा है कि हालांकि मृत्यु किसी भी इंसान की हो वो बुरा है, वो दुख की विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि पहले अभी बहराइच में जो धार्मिक जुलूस के दौरान जो दंगा फैल गया उसमें एक गोपाल मिश्रा नाम की युवक की हत्या हो जाती है। इससे पहले गौ रक्षक के नाम पे आर्यन मिश्रा की फरीदाबाद में हत्या होती है। तो पहले मुस्लिम, फिर दलित, अब ये जो है ब्राह्मण मतलब कि युवकों की हत्या होने लगी है। ब्राह्मण जो उसे कास्ट से रिलेटेड लोग हैं उनकी हत्या हो जा रही है। तो क्या ये पैटर्न चेंज हो रहा है? कुछ देखें, हालांकि जाति और धर्म के पे हम ये बात नहीं करना चाहेंगे। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ अपना मकान तो नहीं है, वही मामला है। हर बार गौरक्षा के नाम पे मुसलमान तो नहीं मरेगा, किसी दिन कोई दूसरा भी निर्दोष इसमें फंसेगा। जैसे गरीब मुसलमान फंस रहा था, किसी दिन कोई दलित भी इसकी चपेट में आएगा, कोई आदिवासी आएगा, कोई अपर कास्ट आएगा, हर किसी का नंबर आएगा। अगर देखिए, हम क्लियर कट ये समझना जरूरी है, बीमारी की जड़ कहाँ है? बीमारी की जड़ है स्टेट में। हम जानते हैं कि आर्यन मिश्रा का मामला हो, चाहे गोपाल मिश्रा का मामला हो,
दोनों ही मामलों में सरकार का फेल्योर है। दोनों ही जगह दोनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। न गौरक्षकों को इतना बढ़ावा मिलता, न आर्यन की जान जाती, न यहाँ जुलूस को जिस तरीके से सरकार को ले जाना था, पुलिस को, प्रशासन को निकालना था शांतिपूर्ण तरीके, उन्होंने वो फेल्योर रहे। एक बिल्डिंग पे हमला हुआ, काउंटर एक्शन हुआ और एक बच्चे की जान चली गई। ये भी पुलिस की कार्रवाई जो फेल्योर है। तो इन दोनों को आप जब देखेंगे तो सरकार का फेल्योर है और हमारे लिए ये दुखद है। किसी की भी हत्या हो, वो XYZ कोई भी हो, किसी की भी हत्या दुखद है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अगर किसी की तय होगी तो वो सरकार की तय। कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, यूपी में राम राज्य है जो कि सरकार बार बार कहती है। शायद राम राज्य की ये नई परिभाषा है जो जिसमें गोपाल मिश्रा की हत्या हो रही है, तमाम दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, शायद यही नए राम राज्य की परिभाषा। हम जिस राम राज्य की पढ़ते आ रहे थे, जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं, वो तो उस तरीके का कुछ दिखता नहीं। जितेंद्र जी, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र मीना हैं जो कि DU में प्रोफेसर हैं, और किस प्रकार से GN साईं बाबा की जो है 10 सालों से ज़्यादा तक उनको जेल में रखा जाता है और फिर 6 महीने के बाद अब जब वो जेल से बाहर है उनकी मृत्यु हो जाती है। 90% वो विकलांग थे, और किस प्रकार से देश में हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जेल में रहकर जो है गैंग चला रहा है, बाहर बैठे नागरिकों की हत्या करवा देता है, और दूसरी तरफ लखनऊ में एक दलित युवक की मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी में। तो इन सारी मुद्दों पे क्या है आपका कहना, आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।